बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स डे सीरीज़ का एक नया लेक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है मोनोपली। मोनोपली का हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, फिर हम जो है शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म भी कर चुके हैं, इंडस्ट्री भी कर चुके हैं। आज हमने करना है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरह होता है अंडर मोनोपली। फिर हमने इसकी टाइप्स देखनी है, मोनोपली की टाइप्स। फिर हमने इसकी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस वजह से मोनोपली होती है। ये आज के हमारे जो है वो 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमने मोनोपली के अंदर डिस्कस करने हैं। चलिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है हमीद शाही से मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये डिस्कस हो गया हुआ है ना? नहीं, ये है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ये था, हाँ, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपलिस्ट। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम of the monopolist। अच्छा, पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है। लाइक परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं। इन केस ऑफ मोनोपली द न्यू फर्म कैन नॉट एंटर। आपने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने ये देखा कि लॉन्ग रन के अंदर ओल्ड फर्म जो है वो छोड़ के जा सकती हैं और न्यू फर्म जो है वो एंटर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ बेचने वाला ही अकेला है, बेचने वाला ही मोनोपलिस्ट है, इसलिए इसमें न्यू फर्म और ओल्ड फर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन लॉन्ग रन के अंदर आप ये देखेंगे कि मोनोपलिस्ट है वो अपनी उस प्रोडक्शन के अंदर जो कुछ चेंज लॉन्ग रन up monopolist can bring certain adjustment in the utilization of his plant। अच्छा जी, आगे अगली क्या बात करते हैं। ऑफिस प्लान इन केस ऑफ लॉन्ग रन देर आर 3 ऑप्शन ऑफ द मोनोपलिस्ट। हाँ जी, यहाँ जो है इसके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है मोनोपलिस्ट के पास। क्या है जी? पहली ऑप्शन ये है कि वो अपना जो प्लांट है, प्लांट जो है उसको वो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल, लेस देन ऑप्टिमल यूटिलाइज करें, लेस देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट। एक इसके पास ये है कि वो अपने प्लांट को क्या है
लेस देन ऑप्टिमल स्केल इस्तेमाल करे। दूसरे नंबर पे वो क्या करे, ऑप्टिमल स्केल के ऊपर इस्तेमाल करे। स्केल ऑफ प्लांट। और जो इसकी तीसरी है वो अबव, मोर देन ऑप्टिमल स्केल। तीन तरह की लॉन्ग रन के अंदर वो क्या कर सकता है कि अपनी उस प्लांट को वो तीन तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अगर मार्केट में डिमांड कम है उसकी प्रोडक्शन की, तो वो क्या करेगा, अपने प्लांट को ऑप्टिमल से लेस स्केल पर रख के चलाएगा। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगी, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम जो है वो आउटपुट हासिल कर लेगा। वो पॉइंट जो है उसका ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा कि लेस कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्शन हासिल करे। अब अगर मार्केट में इसकी डिमांड कम है इसकी प्रोडक्शन की, तो फिर वो क्या करेगा, अपने उस प्लांट को लेस देन ऑप्टिमल स्केल, उस जो उसकी ऑप्टिमल लेवल था उससे कम पे रख के इसको वो चलाएगा। अगर मार्केट में डिमांड है और वो प्लांट जो उसका ऑप्टिमल लेवल है उस तक उसकी डिमांड है, तो वो फिर उसको ऑप्टिमल लेवल तक चलाएगा। अगर उससे ज़्यादा है, अपने जो है मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो अब जो एक था मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले रहा था, लेकिन अगर अब उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन लेता है तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो उसको बोलेंगे मोर देन ऑप्टिमल स्केल। जिस तरह सादा सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने देखी होंगे गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ जो है ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें दो दो इंजन लगे होते हैं। आप देखें उसमें एक रेंज है स्पीड की, उस रेंज तक एक इंजन चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर उसकी स्पीड बन जाए तो फिर वो दूसरा इंजन भी चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि ज़्यादा स्पीड के ऊपर दोनों इंजन, अब दोनों इंजन चलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा, फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से वो प्लांट का एक ऑप्टिमल लेवल था, उससे अगर ज़्यादा करेगा तो वो प्लांट जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं रहेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स में, तीनों लेवल पे मोनोपलिस्ट जो है वो प्रॉफिट में रहता है। ऐसा नहीं होता कि नुकसान मेरे नहीं है। तीनों पॉइंट पे उसकी जो वो जनरेट करेगा, अपनी जो उसको आउटपुट मिलेगी, जो रेवेन्यू आएगा, जो होगा वो प्रॉफिट में होगा, लॉस में नहीं होगा। अब इन तीनों को हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई चीज़ पूछने वाली, आपको ना समझ आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। पहला पहला केस, लेस देन ऑप्टिमल स्केल। लेस देन ऑप्टिमल स्केल। पहला पॉइंट लेस देन ऑप्टिमल स्केल। लीजिए डायग्राम बनाते हैं हम।
इसमें देखें जी, ये आपका एवरेज रेवेन्यू गिरता है, मार्जिन रेवेन्यू भी गिरता है, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू डबल गिरता है एवरेज रेवेन्यू की निस्बत। ठीक है जी। अब ये इसका हम लेते हैं लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लेकिन ये होगा में जहां आगे इसका लॉन्ग करेगा। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है मस्ट कट, ये इक्वल होना चाहिए रेवेन्यू के लिए। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। फिर ये मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है। MC मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ऊपर वाली नेसेसरी कंडीशन, नीचे वाली सफिशिएंट कंडीशन, ये दो होना जरूरी है। अब कहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है? इक्विलिब्रियम यहां आके हो रहा है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काट रही है, और इस पॉइंट के ऊपर इतनी जो है आउटपुट बेचेगा। ठीक है। और ये पॉइंट जहां जाके एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। जिस पॉइंट पे जाके एवरेज कॉस्ट को कट किया, ये इसकी कॉस्ट हो गई। और मज़ीद आगे बढ़ाएं इसको तो एवरेज रेवेन्यू को जाके इसने इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका रेवेन्यू हो गया। ये इसका रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू इतना हासिल किया और कॉस्ट इसकी इतनी है, यानी कि एवरेज उसका रेवेन्यू ग्रेटर है उसकी कॉस्ट से। तो ये जो पोर्शन है ये इसका कहलाएगा प्रॉफिट का। ठीक है। ये इसको टोटल कह लें CPAB। अगली बात, यहां हमें पता चल गया इस पॉइंट पे आके वो इक्विलिब्रियम में हो गया, इससे टकराया तो ये इसका कॉस्ट होगी और इसके साथ ये इसका रेवेन्यू हो गया। लेकिन अब ये ऑप्टिमल इसका लेवल क्या है? इसका ऑप्टिमल लेवल है ये, जहां आके ये मिनिमम हो जाता है। ऑप्टिमल लेवल जो बनता है ना, ऑप्टिमल लेवल या स्केल, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे हो, मिनिमम पॉइंट पे हो। बात समझ में आई है? यहां तक मिनिमम पॉइंट पे होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? मिनिमम इसका पॉइंट ये है। अब ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे देखें ये इतनी जो है वो जनरेट, इतनी जो है प्रोडक्शन ले सकता है, इतनी प्रोडक्शन, और कॉस्ट उसको कितनी पड़ेगी? कॉस्ट भी कम पड़ेगी। ये देखें कॉस्ट कितनी पड़ रही, पहले कॉस्ट पड़ रही थी ये जो इसने पोर्शन लिया, ये वाले कॉस्ट पड़ रही। अब इसके ऊपर वो कॉस्ट भी कम हो गई है, कॉस्ट कम हो गई है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है। प्रोडक्शन पहले इतनी थी, इतनी जो है वो अब ले रहा है अपनी प्रोडक्शन। क्योंकि बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? पहले इतनी प्रोडक्शन ले रहा था, अब इतनी प्रोडक्शन लेनी शुरू कर दी है। कॉस्ट पहले इतनी थी C तक, अब जो ना कॉस्ट भी गिर गई है। तो ये उसको हम कहेंगे कि ये जो है इसका ऑप्टिमल लेवल है। ठीक है। लेकिन वो ऑप्टिमल लेवल से लेस पे रख के चलाएगा, ऑप्टिमल लेवल के ऊपर नहीं चलाएगा। ओके।
अब इसकी जो आप एक बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, वो इक्वेशन क्या बनाते हैं, आप कहते हैं कि चलिए यहां बना, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, तो उसकी कंडीशन बने। और ये जो है एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा है, उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, तो एवरेज रेवेन्यू आपको पता बड़ा है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इससे ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से भी ज़्यादा है, जितनी कॉस्ट पड़ रही है उससे ज़्यादा जो है उसको एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। ये इसकी तीनों में जो है ना यही एक इक्वेशन बनेगी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल रेवेन्यू लेस है एवरेज रेवेन्यू से, या यूं कह लें कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिन, ये एवरेज रेवेन्यू है ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से, और ये ग्रेटर है इससे भी, ठीक है ना, ये पॉइंट है एवरेज कॉस्ट से भी। ओके जी, क्लियर है पॉइंट। दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में आप करते हैं इक्वल ऑप्टिमल स्केल, जितनी ऑप्टिमल स्केल है उतना ही जो है ये अपने प्लांट को चलाता है। दूसरे में ये आ जाएगा, दूसरे में ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट। अब ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया, ये इसका मिनिमम पॉइंट था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, लॉन्ग रन एवरेज का मिनिमम पॉइंट। अब ये देखो कि इस पॉइंट के ऊपर जहां लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट इंटरसेक्ट हुआ मार्जिन रेवेन्यू से, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। इतनी जो है वो आउटपुट है जो सेल कर रहा है, और इस प्राइस पे सेल कर रहा है ये। और अब ये पॉइंट जो है यहां से हम जाते हैं, ये इसका रेवेन्यू आ जाता है, ये इतना है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के साथ जहां टकरा रही है, जहां ये पॉइंट एवरेज को ये इसकी कॉस्ट पड़ रही है, ये कॉस्ट, और ये जो है इसका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आप देखेंगे किस कदर जो है वो ज़्यादा जो है पहले से ज़्यादा, क्योंकि अब वो अपने ऑप्टिमल लेवल तक चला रहा है, ऑप्टिमल स्केल पे चला रहा है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी पहले से ज़्यादा है। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो तो मुझसे अगेन जो आपकी इक्वेशन उसी तरह बनेगी जिस तरह मैंने पहले बनाई थी। यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना पता चला हो, क्लियर। तीसरे नंबर पे आ जाता है मोर देन। अब आएगा मोर देन। मोर देन ऑप्टिमल स्केल, मोर देन ऑप्टिमल स्केल के ऊपर आए।
अब एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपके पास आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये है जी। आप देखें लॉन्ग रन एवरेज का ये इसका आ रहा है एक मिड पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है जो कहलाता है कि ये ऑप्टिमल पॉइंट है। अगर वो इस पॉइंट पे रख के करता है तो इसकी ये आउटपुट निकलेगी। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो कहाँ इक्विलिब्रियम में है? जहाँ ये मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ ये इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट के ऊपर इतनी जो है वो प्रोडक्शन मार्केट में लाई जाएगी और ये इसका जो था ये टकरा रहा है ये पॉइंट जहाँ एवरेज जो यहाँ कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ये जो था ये पॉइंट एवरेज कॉस्ट के साथ टकराएगा तो ये कॉस्ट जनरेट होगी, ये पोर्शन। इसको आगे हम बढ़ाते हैं मार्जिन कॉस्ट को, तो जहाँ जाके रेवेन्यू के साथ मिलेगा तो ये इसकी रेवेन्यू। अब देखें पहले से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट है, हालांकि ये अपने ऑप्टिमल लेवल से भी ज़्यादा पे रख के निकाल रहा है। ठीक है जी। अब आप देखें तीनों सूरतों में ये प्रॉफिट की सूरत में ही रहता है। यहाँ तक आपको ना पता चला, इक्वेशन सेम बनेगी जिस तरह हमने पहले बनाई थी। यहाँ तक आपको ना पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगली इसको छोड़ें, इफेक्ट ऑन मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम को छोड़ें। अब हम आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला हमारा टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब प्राइस में फ़र्क, प्राइस में इम्तियाज़ रखना। अब होता यूँ है कि यूनिट आपके सेम है लेकिन आप उसको दो मुख्तलिफ प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। प्राइस नंबर 1, प्राइस नंबर 2, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। मिसाल वापडा क्या करता है? डोमेस्टिक के लिए उसकी प्राइस और होती है, कमर्शियल जो होता है उसकी के लिए उसकी और होती है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, यूनिट एक ही है और सेम मेथड से वो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जहाँ वो समझता है कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, जहाँ समझता है कि प्राइस कम, उसकी ज़रूरत कम है, उसके प्राइस कम चार्ज करता है। दूसरी मिसाल डॉक्टर की, जो गरीब पेशेंट है उसके लिए उनकी फ़ीस और होती है, और रिच है या दूसरे नंबरों पे एक डॉक्टर अगर बैकवर्ड एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी फ़ीस और है, अगर पोर्श एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ उसकी फ़ीस और हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर वही है लेकिन एरिया के हिसाब से वो अपनी प्राइस चार्ज करते हैं। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, के प्राइस में इम्तियाज़ रखना, फ़र्क रखना। यहाँ तक आपको नहीं पता चला तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्यों भी? क्लियर है पॉइंट? डेफिनेशन देखें जी।
डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या कह रही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ मार्केट सिचुएशन, ये एक मार्केट सिचुएशन है वेयर अ मोनोपलिस्ट सेल्स, जहां मोनोपलिस्ट बेचता है सिमिलर गुड्स, एक ही चीज, मिलती जुलती चीज, यानी कि एक ही चीज, एक ही गुड्स या फिर सर्विस एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस, चीज एक ही है, उसको दो प्राइसेस में या उससे ज्यादा प्राइसेस के अंदर वो सेल करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पॉइंट क्लियर। अगली बात हम करते हैं कंडीशन। इसके लिए कंडीशन, कितनी कंडीशन जी, तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए, ये तीन चीजें होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बनेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहली कंडीशन, सेलर मस्ट बी मोनोपलिस्ट, सेलर क्या आना चाहिए, मस्ट बी मोनोपलिस्ट। बेचने वाला एक बंदा होना चाहिए, अगर बेचने वाले दो बंदे होंगे तो फिर वो मोनोपली नहीं बनेगी, मोनोपलिस्ट होगा तो तभी जो है ना वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बनेगी। अगर बेचने वाले दो बंदे हैं तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोपली और लाइकवाइज सिचुएशन एनी फर्म वर्किंग अंडर competitive conditions cannot differentiate between market, वो फर्क नहीं पैदा कर सकती मार्केट के दरमियान में, एज इन केस ऑफ वापडा विच हैज मोनोपली इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट, जो इलास्टिसिटी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। जहां लेस होगी इलास्टिक, वो ज़्यादा एक्सेस प्राइस चार्ज करेगा, उसे पता है कि बंदे ने लेनी ही लेनी है, ये चीज़ उसने लेनी ही लेनी है, उसको बोलेंगे लेस इलास्टिक, कम लचक होगी। अगर मोर इलास्टिक होगी तो फिर वो लेस प्राइस करेगा, उसे पता है यार इस बंदे को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। जिस तरह डोमेस्टिक आ जाता है, डोमेस्टिक यूज़र, आपको पता है बगैर बिजली के भी काम चला लेते हैं, लाइट नहीं आई खैर है, काम चल गया। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो कमर्शियल यूज़ कर रहा है, जिसके कस्टमर खड़े हुए हैं, जिस तरह सुई गैस की मिसाल ले लें कि नान आप लेने के लिए गए हैं तनूर पे, वहाँ रश लगा हुआ है और वो गैस ना आ रही हो, तो उस बंदे के लिए किस कदर जो है वो परेशानी का बायस बनेगा, तो वो महंगी से महंगी प्राइस भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ना समझ आई हो। तीसरे नंबर पे आ जाता है बायर्स मस्ट रिमेन डिफरेंट। तीसरा जो पॉइंट है कहता है बायर रिमेन डिफरेंट। अब वो ये प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसने इनमें फ़र्क भी रखना है, बायर जो ख़रीदने वाला है। अब ये नहीं है कि डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक जोन है वहाँ वो कमर्शियल बेचना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। जो मार्केट एरिया है वहाँ वो कमर्शियल रख के बेचेगा, मार्केट में जो है वो डोमेस्टिक नहीं देगा। तो ये जो एरियाज़ हैं, एरियाज़ को भी वो
फ़र्क रखेगा कि ये मार्केट है, ये डोमेस्टिक जोन है, तो डोमेस्टिक जोन में फिर वो ऐसे ही जो है, ठीक है, ये फ़र्क रखेगा। अगली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी हम टाइप्स पे डिस्कस करके इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना फिर रिमेनिंग इसके टॉपिक्स करेंगे। टाइप्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहली प्राइस, पीडी ड्यू टू पर्सन, ड्यू टू पर्सन, कहते हैं ड्यू टू पर्सन इफ द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंसेस इन कस्टमर्स, इट इज कॉल्ड पीडी ड्यू टू पर्सन। जिस तरह हमने पहले मिसाल की, वो डॉक्टर था, बंदे के लिहाज से वो चार्ज कर रहा है, गरीब बंदे से थोड़े और अमीर बंदे से ज़्यादा, तो ये कहलाएगी ड्यू टू पर्सन। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ड्यू टू प्लेस, ड्यू टू प्लेस, जगह के लिहाज से, बैकवर्ड एरिया है तो कम और पोर्श एरिया है तो ज़्यादा, तो वो ड्यू टू प्लेस कहलाएगा। When the monopolist charges different prices on account of difference in place is called PD due to place. Such type of PD is concerned with dumping। हाँ, डंपिंग भी इसमें आ जाती है। वे डंपिंग क्या होती है? डंपिंग जो होता है कि मोनोपोलिस्ट जो है, अगर वो अपने मुल्क में उस चीज़ को बेचता है तो महंगी बेचता है, जब वो फॉरेन पे आके इंटरनेशनल लेवल पे आके बेचता है तो वहाँ वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए सस्ती बेच देता है, गर्क कर देता है, डंपिंग, डंप कर देता है अपनी उस चीज़ को, इवन उस रेट पे सेल कर देता है जिस रेट पे उसकी कॉस्ट भी नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ कंपटीशन होता है, वहाँ चाइना भी पहुँचा होता है, यूएसए भी आया, जापान भी आया, कनाडा भी आ गया, यूके भी आ गया। अब पाकिस्तान अगर उसको कैप्चर करना चाहेगा तो फिर उसको चाइना से भी कम प्राइस पर आके अपनी चीज़ बेचनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तब जाके वो मार्केट को कैप्चर करेगा। अब वो इस हद तक नीचे गिर जाएगा कि उसको कॉस्ट भी नहीं पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी वो उसको बेचेगा। ये डंपिंग एक अलग से टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आगे चल के हम इसकी जो ना पढ़ेंगे और इसके डायग्राम भी बनाएंगे। और अपने मुल्क में अगर वो बेचता है तो क्या बेचेगा? महंगी करके बेचेगा। उसे पता है कि यहाँ उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो उसलिए उसको वो ज़्यादा बेचेगा। उसको हम बोलेंगे ड्यू टू प्लेस। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी ड्यू टू यूज़, इस्तेमाल के लिहाज से। तो अभी सुई गैस लिमिटेड की हमने बात की भी थी कि सुई गैस वाले कि यूज़ के लिहाज से जो है ये चेंज आया था। लो जी, जहाँ तक हम अपना टॉपिक जो है यहाँ तक जो है हमने अपने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आपको कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी डिग्रीज भी हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, फिर डंपिंग आ जाएगी और दो एक टॉपिक और हैं करके इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है उसके अंदर इसको वाइंड अप करेंगे। और उसके बाद फिर हम साथ साथ अपने जो है फॉरेन ऑथर हमने उसको भी लेके चलना है। पहले हम इसमें से करेंगे और आप इसको टू दी पॉइंट जो है तैयार करें। फिर इसके अंदर हम कोर्ट्सोजियानस उसको हम लेंगे, उसको भी ओवरऑल देखेंगे। उसमें जो चेंजेस हैं जो इसने नहीं बताई लेकिन उसने बताई हैं, हाँ वो चेंजेस उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे और अपने उस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम उसकी एग्जांपल को भी उठाएंगे। उसको भी हमसे ये पहले करके फिर हम उसको जो है एक मर्तबा एक दिन उसका रखेंगे। ओवरऑल जो है उसको भी हम साथ साथ टैली करते चले जाएंगे कि ताकि आप एक इंजॉय करें स्टडी से, ना कि आप कहें अच्छा यार रट्टा मारना ये चीज़ें करें, नहीं, आपको मज़ा भी आए पढ़ने का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, जो मैंने वो डिस्कस कर दी। ये तमाम वीडियो जी आप YouTube चैनल के अंदर
मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करें नदीम अख्तर तारी के नाम पे, या फिर आप यूट्यूब चैनल में जाके जस्ट सिर्फ ये लिखें MA इकनॉमिक्स। MA इकनॉमिक्स आप लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है वो आपको स्टार्टिंग जो है वो रैंकिंग में पहले दूसरे नंबर पे जो है वो मिल जाएगा। वहाँ इकनॉमिक्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें आप प्लेलिस्ट सर्च कर लें डे सीरीज़ के नाम पे। डे सीरीज़ के अंदर ये सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आप माइनर से जो मैंने फ़ीस रखी है वो आप पे करके इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप वो कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका के लिए भी जो है वो ड्यूज़ हैं वो आप पे करके उस क्लास का भी हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए एक हेल्पफुल साबित होगी और आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बायस बनेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।